हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज लेक्चर 6 है PYQ प्रैक्टिस का। सभी ने, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सभी ने जो इससे पहले के 5 लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बेसिक्स भी बताए हैं पैसिव के। तो और एक पैसिव की अलग से डेडिकेटेड क्लास भी है जिसमें मैंने उसको समराइज़ करा है। ठीक है, तो पैसिव को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जो कि जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हम एसएससी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, जो भी होता है, ठीक है, उन सभी में उन सभी को हम टारगेट करेंगे। तो उसमें पैसिव आता ही आता है। ठीक है, एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो पैसिव है ना, उसके 2 से 3 क्वेश्चन पैसिव के जो हैं, 2 से 3 क्वेश्चन प्री में मैंने देखे आ रहे हैं। ठीक है, श्योर है कि आ ही रहे हैं। ठीक है, और मेंस में तो फिर ज़्यादा आएंगे क्योंकि मेंस का तो एग्ज़ाम भी ज़्यादा होता है। इसमें मैंने अभी प्री के क्वेश्चन रखे हैं, तो वो अभी हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अब आपको यहाँ इसमें एरर पता करनी है। I have the 100 reasons to not attend the meeting tomorrow. I have the 100 reasons the meeting tomorrow to not attend. तो इसमें आपको बताना है कि एरर किस में है। ठीक है, द मीटिंग करेक्ट है टुमारो, इसमें तो ऐसा कोई एरर आपको दिख नहीं रहा होगा। आई हैव दी 100 रीजन्स, तो यहाँ पे क्या है ना, दी, जो यहाँ पे किस में एरर है, आर्टिकल में एरर है। अभी हम आर्टिकल की क्लास करेंगे। मैं प्लान कर रही हूँ कि या तो प्रोनाउन या आर्टिकल में करूँगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी इंग्लिश प्रेप मॉड्यूल का, उसको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स कराएंगे, तो उसमें आप उसको ज़रूर देखना, तो ताकि आप जो बेसिक्स हैं वो आप क्लियर कर पाओ। तो आर्टिकल क्या होता है ना, 2 तरीके के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। तो ये जो द है ना, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट, तो डेफिनेट मतलब होता है कि आप श्योर हो कि किस चीज़ की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं, लखनऊ इज अ ब्यूटिफुल सिटी। The city attracts many tourists या visitors। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, द सिटी आ रहा है। द सिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कौन सी सिटी की बात हो रही है। ठीक है, लखनऊ की बात हो रही है, हम श्योर हैं कि किस सिटी की बात हो रही है। अभी मैं कहती कि अ सिटी अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट। अब मुझे ये नहीं पता है कि कौन सी सिटी की बात हो रही है एग्जैक्टली। अगर मैं ऐसा कहूँ, अ सिटी अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट या विजिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करी तो मेरे को श्योर है, मैं ये डेफिनेट है। ठीक है, कि कौन सी सिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, आई हैव 100 रीजन्स, तो हमें एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं है। वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये 100 रीजन्स हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास 100 रीज़न है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये 100 के 100 रीज़न उसने लिख के कहीं पे रखे होंगे और कि हाँ यही 100 रीज़न है, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। वो बस नॉर्मली कहने का तरीका है, ये काइंड ऑफ अ फ्रेज है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 100 रीजन्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ईडीएम बताना है। ईडीएम का मीनिंग बताना है। ऑल हिज फ्रेंड्स admired him because he was a straight shooter। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, मतलब अंडरलाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट शूटर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक्सीलेंट शूटर, कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन, माइजरली एंड पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल, अ थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। देखो पेसिमिस्टिक क्या होता है, पेसिमिस्टिक होता है जो निराशावादी होता है।
ठीक है, जो होपफुल नहीं होता है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, ऐसा ऐसा नहीं सोचता है जो, वो पेसिमिस्टिक होता है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होता है जो सोचता है कि हाँ कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आशावादी निराशावादी ये दो हैं। तो आशावादी क्या हो गया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, पेसिमिस्टिक हो गया, जो निराशावादी है, ये इसका मीनिंग होता है। अब यहाँ पे देख लो, अपराइट, यहाँ पे जो स्ट्रेट शूटर है उसका मीनिंग होता है अ थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है जो आपसे सीधी बात करेगा और जो ऑनेस्ट होगा और घुमा फिरा के बात नहीं करेगा, टू द पॉइंट बात करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर as a writer and published several books which allowed me to share my stories and insights with a wider audience. So, here you could see ये क्या है, रिटायर, ये प्रेजेंट में चल रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट आ रहा है यहाँ पे क्योंकि ये क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो ये किस में आ गया, पास्ट में आ गया। यहाँ पे पब्लिश्ड, उसने पब्लिश करा, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी क्या आ रहा है, पास्ट में चल रहा है। ठीक है, अलाउड मी पास्ट में। ठीक है, तो शेयर माई स्टोरीज इनसाइड द वाइडर ऑडियंस। ठीक है, सभी कुछ पास्ट में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे पे प्रेजेंट कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो वो रिटायर हुआ होगा ना, उसके बाद उसने अपना करियर, सेकंड करियर स्टार्ट करा होगा, फिर उसने अपनी बुक पब्लिश करी होगी, और ये सब पास्ट में है, तो ये वाला पास्ट में कैसे नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, वो रिटायर होगा, तो ये भी क्या होगा, पास्ट में होगा। पास्ट की कंटिन्यूटी हम बनाए रखेंगे क्योंकि ये चीज़ क्या है, पूरा सेंटेंस, पूरा जो ये सेंटेंस है, ठीक है, ये पास्ट में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर आई रिटायर्ड, आफ्टर आई रिटायर्ड आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर। ठीक है, नेक्स्ट होमोफोन। अब आपको यहाँ पे होमोफोन जो है वो पिक करना है इनमें से। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ पहले तो मैं आपको होमोफोन की मीनिंग बता देती हूँ। वो वर्ड्स जिनका साउंड जो है वो सेम होता है, सिमिलर साउंड करते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लोर, फ्लावर, फ्लोर, फ्लोर। ठीक है, तो इनका साउंड सिमिलर होता है लेकिन इनका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो उनको होमोफोन कहते हैं। द डैश वॉज डेकोरेटेड विथ कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। तो क्या डेकोरेटेड था, क्या फ्लोर डेकोरेटेड था, फ्लावर डेकोरेटेड था, फ्लोर था या फिर फ्लोर था। तो किसको कैंडल से डेकोरेट किया और चॉकलेट से, तो वो कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे, कैंडल से हमने फ्लोर जो ये होता है ना, ये ज़मीन होती है, उसको, जो घर के अंदर जो फ्लोर होता है उसको डेकोरेट करा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लावर तो आपको पता है क्या होता है, FLOUR, आटा होता है, राइट। फ्लावर फूल हो गया, तो यहाँ पे ये फ्लोर की बात हो रही है, तो क्या फिल करेंगे, फ्लोर। द फ्लोर वॉज डेकोरेटेड विथ कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। ठीक है, ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। टेंजिबल, टेराकोटा, टर्शियल या टेरासाइट। तो यहाँ पे टेंजिबल क्या है, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, टेंजिबल, ये करेक्ट स्पेलिंग है। टेंजिबल मतलब होता है जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, एक होता है इनटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, क्या होता है, इनटेंजिबल, जिसको कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच या कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, जिसको हम परसीव नहीं कर सकते हैं अपने थ्रू अ टच। ठीक है, टेराकोटा क्या होता है, ये ऐसे होता है, देखो इसको ना बेक्ड अर्थ भी कहते हैं। तो टेराकोटा जो होता है, इससे हम मतलब एक जैसे क्ले होता है ना वैसे ही होता है, उससे हम क्या बताते हैं, इस तरीके से
फिगरिंग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। टर्शियल होता है, टर्शियल आई थिंक कुछ बर्ड्स के फेदर्स को कहते हैं, ठीक है। मतलब बर्ड्स की बॉडी में एक तरीके के जो फेदर होते हैं उसको टर्शियल कहते हैं। और टेरासाइट, आपको ना साइड का मीनिंग पता होगा। साइड का मतलब होता है किसी को मारना, किलिंग को हम साइड कहते हैं। तो यहाँ पे टेरासाइड का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब कोई पर्सन डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लैनेट। जो प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन है, उस प्लैनेट या फिर इकोसिस्टम जो है उसको डिस्ट्रॉय अगर कोई कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, टेरासाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड टेंजिबल है। और इसका मैंने बता दिया टेरासाइड का मीनिंग। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसमें कि साइड आता है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो ये हैं कुछ वर्ड्स जिनमें क्या आता है, साइड आता है। तो सब कुछ ये सारी किलिंग से रिलेट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मीनिंग बता देती हूँ सभी का, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड आया था तो मुझे ये सब याद आ गया, तो मैंने सोचा नोट डाउन कर लेती हूँ, आपको सभी का मीनिंग बता दूंगी यहीं पे, ठीक है। सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, ठीक है। किसी ने अपनी सिस्टर की हत्या कर दी तो उसको सोरोरिसाइड कहते हैं। फ्रेट्रीसाइड होता है जो किलिंग ऑफ, फ्रेट्रीसाइड क्या होता है, ब्रदर, किलिंग ऑफ ब्रदर। फीटिसाइड, फीटिसाइड यू माइट हैव हर्ड अबाउट फीटिसाइड। फीटिसाइड क्या होता है, फीटस, फीटस को मतलब जैसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ अभी, बस फीटस है, ठीक है, कोख में। तो वो बच्चे को आपने उसको जन्म लेने से पहले ही अगर उसको मार दिया, जो बच्चा है एकदम छोटा सा, तो उसको क्या कहते हैं, फीटिसाइड कहते हैं, ठीक है। फीटस की मतलब फीटस को खत्म कर देना। होमिसाइड होता है मानव हत्या, ठीक है। इसमें क्या है, आप किसी पर्सन की किलिंग को होमिसाइड कहते हैं, किलिंग ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन की किलिंग को होमिसाइड कहते हैं। अब जेनोसाइड क्या होता है, जेनोसाइड होता है जब किसी पूरी एक रेस को ख़त्म कर दिया, ठीक है, पूरी एक किसी की रेस को ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे एक जेनोसाइड आपको याद होगा, जैसे हिटलर ने करा था, ज्यूस को मारा था ना, राइट। तो वैसे पूरी एक रेस ख़त्म कर दी थी, ठीक है, ह्यूमन रेस, तो उसको जेनोसाइड कहते हैं। पेट्रीसाइड होता है, पेट्रीसाइड होता है किलिंग ऑफ फादर, फादर को कोई मार रहा है। एंड किलिंग ऑफ मदर को हम कहते हैं मेट्रीसाइड। एंड रेजिसाइड मतलब क्या होता है, रेजिसाइड मीन्स होता है अगर किसको मार रहे हैं, किलिंग ऑफ किंग या क्वीन, किंग या क्वीन की जो हत्या होती है उसको क्या कहते हैं, किंग या क्वीन, ठीक है, उसको रेजिसाइड कहते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो, सोरोरिसाइड होता है सिस्टर, किलिंग ऑफ वन सिस्टर। फेट्रीसाइड होता है ब्रदर। फीटिसाइड होता है फीटस को मार देना। होमिसाइड होता है किसी किलिंग ऑफ अ पर्सन। जेनोसाइड किसी रेस को ख़त्म कर देना। पेट्रीसाइड होता है किलिंग ऑफ फादर। मेट्रीसाइड होता है किलिंग ऑफ मदर। एंड रेजिसाइड होता है किलिंग ऑफ अ किंग और अ क्वीन, okay. Next question is, it's again of you have to find out the incorrectly spelled word here. So occurrence, harassment, supersede, exaggerate. occurrence, harassment, supersede, exaggerate. तो यहाँ से मैं एक बार मीनिंग भी बताते चलती हूँ। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। सुपरसीड मतलब होता है कि आप किसी को क्या कर दे रहे हो, रिप्लेस कर दे रहे हो, किसी की जगह ले रहे हो, किसी स्पेशली किसी पावर या अथॉरिटी को लेना सुपरसीड करना होता है, ठीक है। हैरेसमेंट होता है किसी को एक्सप्लॉइट करना, हैरेस करना, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना किसी का,
शोषण, ये नहीं होगा, ये शोषण करना, उसको हैरेस करना कहते हैं। अकरेंस, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, डबल आर, अकरेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। 10 ईयर्स के जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, 10 साल के समय को क्या कहते हैं, सेंचुरी, डेकेड, बाइनियम या लस्ट्रम। देखो लस्ट्रम होता है पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के समय को हम लस्ट्रम कहते हैं। बाइनियम होता है 2 ईयर्स के जो समय होता है, 2 ईयर्स, 2 साल के समय को। डेकेड होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और 100 ईयर्स को हम क्या कहते हैं, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंचुरी। सेंचुरी क्रिकेट में हम एज अ स्पोर्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, सेंचुरी को 100 का जो स्कोर होता है उसको, 100 का स्कोर। ठीक है, अब 100 ईयर्स मत कह देना, 100 का स्कोर जो होता है, जैसे आप कहते हो ना सेंचुरी लगा दी उसने। ठीक है, तो इन स्पोर्ट्स आप सेंचुरी को कैसे यूज़ करते हो, 100 की तरह, सिंपली 100। लेकिन अगर आप एज अ टाइम देख रहे हो, एज अ पीरियड देख रहे हो, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, दैट इज सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे ईडियम का मतलब हमें फाइंड आउट करना है। माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क, सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस को देखो, जो उसके अंकल है ना, वो कहाँ रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो मैं उनको कभी कभी देख मिल पाता। तो कभी कभी मिल पाता वो मीन्स नॉट वेरी ऑफन, कभी कभी मिल पाता है। मंथली, वीकली ये सब नहीं होंगे, वेरी ऑफन नहीं होगा। अब कहीं वो कहना चाह रहा है कि न्यूयॉर्क दूर रहते हैं, वो कहना चाह रहे हैं, तो वो कैसे उनको वेरी ऑफन मीन्स रोज रोज मिलेगा, राइट। तो उनको वंस इन अ ब्लू मून मिलता है वो, मतलब नॉट वेरी ऑफन, कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट इज, it's also, this one is also one word substitution, one who eats a lot, chauffeur, steward, gluten या शेफ। chauffeur क्या होता है, ये ना काइंड ऑफ अ ड्राइवर होता है, बट लेकिन ये कौन से स्पेशली ये लग्जूरियस कार्स को ड्राइव करता है, लग्जरी कार्स को ड्राइव करता है ये। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, शॉफर कहते हैं। ठीक है, ही इज एम्प्लॉयड एज अ ड्राइवर। तो स्टीवर्ड होता है जो मैनेज करता है किसी फ्लाइट को, ट्रेन को या शिप को, तो उसके मैनेज करता है, फ्लाइट, ट्रेन, शिप को मैनेज करता है, या किसी भी बड़े से इवेंट को मैनेज कर रहा है तो उसको स्टीवर्ड कहेंगे। ठीक है, ग्लूटोन मैंने बता दिया, ग्लूटोन, अच्छा, वन हु ईट्स अ लॉट, दैट इज ग्लूटोन, पेटू कहते हैं इसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा खाता है। शेफ होता है, शेफ आपको पता है जो खाना बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पैसिव वॉइस, द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स। आइडेंटिफाई करो, एक्टिव, ये एक्टिव है, तो एक्टिव में पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा टेंस है। द चिल्ड्रन हैव मेड, हैव प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कैसे करते हैं, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बार करा दिया है, आई थिंक अब तो आपको रट गया होगा ये चीज़। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द बॉक्स, द बॉक्स, द बॉक्स, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ बीन, क्योंकि यहाँ पे हैव आया, यहाँ पे हम हैज़ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, चिल्ड्रन था, ये प्लूरल था। ठीक है, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया, सिंगुलर बन गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो हैज़ बीन होगा, हैड बीन, हैड तो पास्ट में चला गया। ठीक है,
हैज़ बीन मेड, यहाँ पे देखो हैज़ बीन मेड, यही था, हैज़ बीन मेड बाय द चिल्ड्रन। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगेन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है आपको। दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्सर्ट फॉर चैरिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइंड आउट करो एक्टिव में कौन सा टेंस है। इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है? ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आईएनजी आया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, इज एम आर आया तो प्रेजेंट हो गया। मतलब प्रेजेंट कैसे हमें पता चल रहा है? इज एम आर से पता चल रहा है, राइट। अब देखो इसको कैसे चेंज करते हैं। इज एम आर आईएनजी आया तो हम क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे, राइट। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है पैसिव में, राइट। तो ये इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो दे आर ऑर्गेनाइजिंग, ये तो प्लूरल था। ठीक है, दे किस में चेंज होगा? एज एन ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा? देम में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा देम, ये है देम। ठीक है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्सर्ट, तो यहाँ पे ये क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? कॉन्सर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये चीज़ क्या बन जाएगी? सब्जेक्ट बन जाएगी। अ कॉन्सर्ट कि देखो ये अ कॉन्सर्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड। इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे तो ये चीज़ आ ही नहीं रहा है, इज बीइंग तो आया ही नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या? ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे तो दे ही सब्जेक्ट रहने दिया, यहाँ पे भी दे ही सब्जेक्ट रहने दिया। सब्जेक्ट तो चेंज करोगे ना। ठीक है, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम फॉर चैरिटी। फॉर चैरिटी ऐसे हम एज इट इज यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज दिस वन, ए। नेक्स्ट, अच्छा अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था दैट मैं कुछ वर्ड्स लेकर आऊँगी और उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप या कोई सिनोनिम एंटोनिम इस तरीके से कुछ वर्ड्स लेकर आऊँगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मेनली। और इससे क्या होगा ना, आपकी वोकैब भी बनती रहेगी साथ साथ में। तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या क्या वर्ड्स बताए थे, एक बार रिवाइज कर लो। जेनोफोबिया, एक बार रिवाइज करो। ठीक है, आप मन में इसका मतलब सोचो। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको लास्ट क्लास में, जेनोफोबिया क्या आता है? फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो जो बाहर के लोग होते हैं उनसे जो डर होता है उसको जेनोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या था? फिलोलॉजी बताया था मैंने आपको। फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज को फिलोलॉजी कहते हैं। मैंने एक बताया था फिलाटलिस्ट बताया था। फिलाटलिस्ट क्या होता है? जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। ठीक है, स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, फिलाटलिस्ट बताया था। और क्या बताया था? हाँ, न्यूमिस्मेटिस्ट बताया था। न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट क्या होता है? जो क्या कलेक्ट करता है? कॉइन्स कलेक्ट करता है और उसकी स्टडी करता है। ये स्टैम्प्स कलेक्ट करता है और उसकी स्टडी करता है। एक और बचा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब क्या होता है? जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। ठीक है, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। अब हम आज के वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, ये हो गए लास्ट टाइम के जो हमने लेक्चर नंबर 5 में करी थी। अब हम कुछ आज सीखेंगे। पहले तो सीख लो बोवाइन, फेलाइन सीख लो पहले। ठीक है, अब ये कनेक्टेड विथ काउस, काउ से कनेक्टेड हो उसको हम क्या कहते हैं? बोवाइन कहते हैं। कोई भी काउ से कनेक्टेड होगा तो उसको हम बोवाइन कहेंगे। अब कनेक्टेड विथ अगर कैट फैमिली है तो उसको क्या कहेंगे? फेलाइन कहेंगे। जैसे अब इसमें सारी कैट्स आ जाती हैं, बिग कैट, स्मॉल कैट, लेपर्ड और टाइगर या कोई भी, और चीता, ये सब सारी कैट्स आ जाएंगी इसमें। ठीक है, स्मॉल बिग सारी। नेक्स्ट इज दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, एबडक्ट और एब्डिकेट। इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाता है, दोनों अलग हैं और दोनों को एक साथ इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मुझे खुद भी हो जाता था पहले तक। ठीक है, तो एबडक्ट मीन्स होता है किसी को किडनैप कर लेना।
किसी को फोर्सफुली आप क्या कर रहे हो, अपने साथ ले जा रहे हो फोर्सफुली, या फिर डिसेप्शन से मतलब बहला फुसला के आप ले जा रहे हो, तो सिंपली क्या हो गया, अपहरण करना, फिर किडनैप करना। और एब्डिगेट मतलब होता है टू गिव अप समथिंग, टू गिव अप समथिंग, टू गिव अप समथिंग मतलब त्यागना, ठीक है। तो यहाँ पे एब्डिकेट, टू गिव अप बीइंग किंग और क्वीन भी होता है, मतलब कोई राजा या रानी है वो अपना स्थान छोड़ रहा है तो उसको भी कहते हैं, ठीक है, एब्डिकेट कर दिया। या फिर किसी भी चीज़ को गिव अप करना, अपने स्थान को, अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर को गिव अप करना, उसको एब्डिकेट कहते हैं। एक और वर्ड सीखेंगे बस, लास्ट है ये, एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट तो इसका मतलब होता है अ पर्सन लिविंग इन अ country that is not his own, जो एक ऐसी कंट्री में रह रहा है, एक ऐसा पर्सन जो एक ऐसी कंट्री में रह रहा है जो उसकी खुद की नहीं है। जैसे सपोज आप इंडियन हो, आप जाके कहीं और रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, कहीं श्रीलंका या अफ्रीका में जाके रहे, साउथ अफ्रीका में रह रहे हो, या फिर अमेरिका में रह रहे हो, तो आप क्या कहला जाओगे, एक्सपेट्रिएट कहला जाओगे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रवासी कहेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। इसमें हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे PYQs करेंगे, तो जो कि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है PYQs करना, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगता है। आप कितना ही सिलेबस कर लो, कितना ही कंसेप्ट कर लो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं बना के देखोगे कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस, तब तक आप वहाँ पे एग्ज़ाम में भी नहीं बनेंगे फिर, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मिलते हैं नई अगली क्लास में।